गुड इवनिंग टू ऑल। क्या पढ़ रहे थे? वाह, अभी तक ब्लड ही। कहाँ छोड़े थे? जनरल इंस्ट्रक्शन कौन सा पढ़ लिया? तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप कह रहे थे कि ब्लड आपके पास आ गया, आपने क्रॉस चेक कर लिया, आपके फिजिशियन ने कर लिया, आपने कर लिया। फिर एक्सपायरी, क्रॉस चेक का मतलब कोई अलग लिखने की ज़रूरत नहीं कि उसकी एक्सपायरी चेक करो, ठीक है। जब आपने क्रॉस चेक किया इसका मतलब ही यही है कि क्या चेक किया है, एक्सपायरी चेक की है, सब कुछ। ब्लड ग्रुपिंग चेक कर लिया, कितना वॉल्यूम है, कौन सा ग्रुप है, सब कुछ चेक किया है आपने, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, और कोई इंस्ट्रक्शंस का ध्यान में रखना है? और कुछ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखेंगे? लीकेज का देखो, जब कभी भी आप बीटी सेट उसमें इंसर्ट करवा रहे हैं उसके बैग के अंदर, ठीक है, तब ध्यान से करवाएं, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, पंचर कर सकते हैं उसको। अगर पंचर हो गया तो क्या करेंगे? अगर पंचर हो गया, थोड़ा सा एक ड्रॉप गिर रहा है, आप ऊपर सीधा ऐसे लटकाया, लटकते ही 2 ड्रॉप अंदर जा रही है, 1 ड्रॉप बाहर गिर रही है, तो क्या करो, एडेसिव चिपका दोगे? तो रिलेटिव को पकड़ के खड़ा करवा दोगे, बैग करोगे क्या, वो बताओ? ब्लड बैंक भेज देंगे। और कोई 50 ml सिरिंज के इन्फ्यूजन से करवा देंगे, जब तक वो नहीं गिरेगी टिप के उधर से। वो बंद किससे करेगा? बंद किससे करेगा? ये भाई कह रहा है, सुनो, एक हेलो, तो मुंह नीचे डाल के तुम बोला कर, मेरे को समझ आता है। ओ मैं तुम सब लोगों से ऊपर खड़ा हूँ, देख मेरे को, देख मेरे, तुम सबको पता है किधर से आवाज आई और कौन बोला नीचे होके। ये कह रहा है कि अगर उसमें 2 हिस्से आते हैं ना, ठीक है, तो इधर वाला जो है अगर खराब हो गया तो इधर वाले में घुसा के इधर से चढ़ा दो, तो वो लीक तो लीक ही करेगा ना, करेगा वो तो लीक, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर पंचर हो जाए तो सीधा कहाँ भेज दो, ब्लड बैंक भेज दो, ठीक है। तुम्हारे छाती नहीं छिपेगी। ऐसा नहीं कि अपन सबसे ज़्यादा अपन सोचते हैं कि अगर ब्लड खराब हो गया तो वो जो पैसा लगा है वो कौन भरेगा, मैं भरूंगा, तो इसलिए वो फिर चला फिरा देते हैं, थोड़ा चढ़ा थोड़ा नहीं चढ़ा, फिर उसको उठा के और डस्टबिन में साहब चढ़ गया, और तुम्हारी चोरी क्या होगी, पकड़ी जाएगी। अभी पकड़ेंगे चोरी तुम्हारी। तो ऐसा नहीं करना है, अगर ख़राब हो गया तो दे दो, ठीक है। ये भाई कह रहा है कि आदमी को तेल लेने जाना था, ठीक है, खरीदने जाना है ना तेल, सब्जी बनानी, छमका किस चीज़ से लगाएंगे, तो गया तो अब उसको कोई सामान नहीं मिल रहा, चीज़ नहीं मिल रही, कोई बर्नी है ना बॉटल है, कुछ नहीं है। दुपेड़ा जानते हो सब लोग? धूप करता है जिसमें दुपेड़ा जानते हो? अरे ऐसा होता है, देखो इधर एक ऐसा और एक इससे नीचे ऐसा, धूप करते हैं ना, नारियल डालते हैं उसमें, जोत करते हैं, वो वाला, उसको दुपेड़ा बोलते हैं। तेरे उधर क्या होता है? तू रहने दे, तू बोपी है, तेरे को जरूरत नहीं है। सुनो, तो इस तरह से वो था, तो उसको मिल गया, वो ले गया। उसने कहा कि भाई साहब 250 ग्राम जो है वो ऑयल दे दो मेरे को। उसने कहा ठीक है, 250 ग्राम ऑयल को तोला, तोल के बोला लो लाओ, किस में डालना है? बोले इसमें डाल दो। 200 ग्राम तो आ गया, ठीक है। अब बोले 50 ग्राम बच गया, किधर? बोले इधर बचा हुआ ना, इधर डाल दे। बोले इधर गिर गया, बोले किधर गिर गया? वो सेम का खेल हो गया तेरे साथ, बीटी के साथ, ठीक है। तू इधर से करके और फिर इधर कर दूं, इधर में क्या हुआ फिर इधर कर दे। कभी कोई भी पंचर हुआ बैग तो आपको सीधा क्या करना है, ब्लड बैंक भेजना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, और कोई ज्ञान नहीं लगाना। नेक्स्ट, बीटी आपने लगा दिया, अगर पंचर नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उसका पूरा बीटी सेट का जो पाइपिंग है उसको पेटेंट करना है। इसका मतलब है एयर कोई भी जो है उसके अंदर
नहीं जानी चाहिए। जब कभी भी ब्लड चढ़ा रहे हो ग्लव्स पहन के ही चढ़ाना है। ब्लड प्रोडक्ट है, अगर आपके कांटेक्ट में भी आएगा तो भी नुकसान है। दूसरा, अगर कोई भी, क्योंकि ब्लड जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है, क्या है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस। तुम कहोगे वो तो स्टरलाइज होके आता है, टोटल एकदम अच्छा ब्लड है, सीधा ब्लड चढ़ा रहे हैं, पर वो जैसे ही एक ड्रॉप बाहर गिरी नहीं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके रुकेंगे, राइट। इसीलिए क्या बोलते हैं, एक ब्लड स्पिलेज सिस्टम चलता है हॉस्पिटल के अंदर। क्या चलता है? ब्लड स्पिलेज। अगर एक दो ड्रॉप भी आपके नीडल से या किसी और से गिर गई है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना होता है, ठीक है। और क्लीनिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। सभी में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ करेंगे। किससे ज़्यादा हो? 10 ml से ज़्यादा हो तो 10% से। कांटेक्ट टाइमिंग कितना है? कांटेक्ट टाइम कितना है? जैसे ब्लड गिरा, मैंने 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला और पहुंच लिया, तो कांटेक्ट टाइम कितना? 5 से 10 मिनट। और 10 ml गिरा है तो भी 5 से 10 मिनट। 10 से गुणा कर दो, क्या होगा? अगर एक ड्रॉप दो ड्रॉप गिरी है तो आपको क्या करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% डाल के रखना है। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स उसका कांटेक्ट रहना चाहिए। दूसरा, वो आपने एक बार क्लीन कर दिया, उसके बाद भी लाइजॉल का पोछा लगेगा। क्या लगेगा? लाइजॉल का 3 क्लीनिंग सिस्टम है। एक बार उससे लगेगा, या फिर इकोसिल से लगाओ, या फिर आपके लाइजॉल से लगवाओ, तभी वो क्लीन होगा। दूसरा, 10 ml गिरा है तो कांटेक्ट टाइम जो है वो 30 मिनट्स का है। कितना है? 30 मिनट्स का। मिनिमम 30 मिनट्स रखना है। इसलिए आपके पास में अगर ब्लड स्पिलेज एक किट होता है, उस किट के साथ में एक कॉजन वाला बोर्ड लगा हुआ होता है। कहीं पे ब्लड गिर गया तो इस साइड में और उस साइड में जहाँ से लोग आ जा रहे हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉजन का बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। दूसरा, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप एक येलो कलर की टेप होती है उस किट के अंदर, वो पूरा उस सर्कल के अंदर येलो कलर की टेप लगाते हैं, राइट। और टेप लगा के वो टेप इंडिकेशन देती है कि इसके बीच में नहीं जाना। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, जैसे कोई येलो कलर की टेप ध्यान नहीं देता है, हो सकता है कोई अचानक से आया और टेप दिखी हो, एक कदम अंदर रख दिया हो, तो अगर जहाँ ब्लड गिरा हुआ उसके ऊपर पहले टिश्यू पेपर डालना है। क्या डालना है? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना है, जिससे एक चीज़ नहीं दिखेगी तो दूसरी चीज़ तो दिखेगी। क्योंकि आजकल टाइल वगैरह सब कुछ जो है वाइट कलर के होते हैं, दिखता ही नहीं है कि कुछ गिरा हुआ है या नहीं है पानी। किसी ने लगा के और भूल गया होगा टेप हटाना, इसलिए वो चल जाता है उसके ऊपर से, और वही सारा ब्लड जो है वो पूरे हॉस्पिटल में लेके घूमता है। तो इसलिए ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 10 ml से कम है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, और 10 ml से ज़्यादा है तो, ठीक है, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करना है। नेक्स्ट आपका तो क्या करना है यहाँ पे, इफ ब्लड बैग इज पंचर्ड और लीकेज immediately send to blood bank. नेक्स्ट आपको वाइटल्स मॉनिटरिंग चार्ट should be attached. कंसेंट वाला पॉइंट नहीं लिखा था ना आगे, ठीक है, एक उससे पहले डाल देना, रिलेटिव कंसेंट शुड बी टेकन before giving blood ask to relative for previous blood transfusion
ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। इसका मतलब अगर कोई एलर्जी है तो वो पहले पता चल जाए अपने को। वो बोलेगा कि साहब 1 महीने पहले खून चढ़ाया था तब भी एलर्जी हो गई थी, तो उसे ये चीज़ पहले पूछ लेनी है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपको क्या करना है, उसको और स्लो चलाना है, एविल-डेक्सोना जो है वो रेडी रखना है। तो ये आपको पहले से ही पता रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है, आप और एक स्टेप और ज़्यादा सिक्योर रहोगे। लिखो, लिख ही रहे हो तुम लोग, रुक कौन सा रहे हो, नहीं लिख रहे हो? हाँ फिर ठीक है, फिर आगे लिखो, इधर मैं बता रहा हूँ जो करो। खत्म, चलो नेक्स्ट। अब आपने एलर्जी का पूछ लिया, आपने ब्लड स्टार्ट कर दिया। ब्लड कभी भी स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग बहुत धीरे चलेगा, ठीक है, बहुत स्लो चलेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप जाएगी। कितनी ड्रॉप जाएगी? 3 से 4 ड्रॉप। देखो एलर्जी होगी वो 2 ड्रॉप से ही पता चल जाएगी, ठीक है, जैसे ही कांटेक्ट में आया एलर्जी पता लग जाएगी। ऐसी रिएक्शन को इमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीडिएट। जैसे ही ब्लड कांटेक्ट में आया आपके और वैसे ही आपको क्या है, सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, वो इमीडिएट रिएक्शंस है। और अगर आपका ब्लड चढ़ गया उसके बाद रिएक्शन है, ये सब लेट रिएक्शंस है। कैसी रिएक्शंस है? लेट रिएक्शंस है। तो आपको पहले क्या करना है, स्टार्ट ब्लड विथ स्लो रेट, ठीक है, आपको स्लो रेट पे स्टार्ट करना है, ठीक है। मॉनिटर कंटिन्यूसली लगा हुआ रहेगा, क्योंकि उसमें जो चार्टिंग होती है वो चार्टिंग कैसे चलती है, आपका एक तो इनिशियल चार्टिंग है। कैसी चार्टिंग है? इनिशियल। फिर आपकी 5 मिनट की चार्टिंग है, 15 मिनट की चार्टिंग है, 45 मिनट्स की चार्टिंग है, 75 मिनट्स की चार्टिंग है, 150 मिनट की चार्टिंग है, 225 मिनट्स की चार्टिंग है, 275 मिनट्स की चार्टिंग है। ये इस तरह से चार्टिंग है पूरी, ठीक है। एक पैरामीटर दिया हुआ है आपको, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है टाइम। अब आपको इनिशियल पे जैसे ही स्टार्ट किया उस समय के वाइटल साइंस लिखने, फिर 5 मिनट पे वाइटल साइंस फिर लिखने, ठीक है। 5 मिनट वाइटल साइंस मतलब आपकी पल्स लिखनी, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी और आपका SpO2। फिर 15 मिनट पे लिखना है, फिर 45 मिनट्स पे, फिर 75 पे, फिर 150 पे, 225 पे। ऐसा ये सभी टाइमिंग्स पे आपको वाइटल साइंस लिखते जाना है। अगर कहीं पे भी चेंजेस आएगा कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो गया, पल्स पहले जो है वो आपकी 80 चल रही थी और अचानक से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो 110 हो गई, तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी रेट जो है वो क्या होगी, रेज हो गई। तो आपको सोचना है उस पर, और इसी अगले 15 मिनट में और रेज हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, टैकीकार्डिया की तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, तो स्टार्ट ब्लड विद एन स्लो रेट। फिर नेक्स्ट, क्लोजली ऑब्जर्व पेशेंट फॉर रिएक्शन। आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, उसकी किसी तरह की रिएक्शन है तो घर वालों को बोलना है, पेशेंट को खुद को बोलना है। अगर किसी तरह की खुजली आए, ईचिंग आए, बैक पेन हो, ठीक है, सर दर्द होना स्टार्ट करे, वॉमिट हो, तो बताना है। लोग बताते नहीं हैं। सबसे बड़ी रिएक्शन एक होती है कि आपकी पेशेंट का बैक पेन होने लगता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी रेट्रोपेरिटोनियल है ना किडनी, तो यहाँ से बैक पेन होना स्टार्ट कर जाता है। और पेशेंट ये सोचता रहता है 15-20 मिनट तक कि मैं पूरे दिन भर ऐसे लेटा हुआ रहा, इसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, या कल भी ऐसा लग रहा था तो आज थोड़ा ज़्यादा होने लग गया होगा, तो सहन तो करना ही है। ऐसा नहीं है। जो जो सिम्टम आपको लगता है कि प्रोमिनेंसी में आ सकते हैं, फीवर आएगा तो पेशेंट को बताना, आपको देखो फीवर आएगा। पेशेंट कहेगा कि साहब आपने तो मुझे सिर्फ फीवर का बोला था, आपने नहीं बोला कि मेरे इचिंग भी आएगी या नहीं आएगी, आपने नहीं बोला कि उल्टी हो गए तो मेरे को बताना है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो एक रूटीन है कि फीवर आएगा, इचिंग आएगी, उल्टी होगी, कमर दर्द करेगा, ठीक है, या पूरी बॉडी में कहीं पे इचिंग जैसा लगे, तब हमें बताना है इमीडिएटली। ये आपको पूछना है। तो क्लोजली ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर रिएक्शंस। नेक्स्ट, अगर आपने ब्लड लेके आए हैं तो वो कंप्लीट कितने टाइम में होना चाहिए, ठीक है। ब्लड शुड बी कंप्लीट विद इन 2 to 4 hours,
ध्यान रखना है 2 से 4 घंटे में ब्लड चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है, ये एक फिक्स टाइम है। 2 घंटे से पहले नहीं जाना चाहिए और 4 घंटे के बाद नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा? 2 घंटे से पहले दे दिया तो मैंने आपको क्या कहा, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होगा, सांस की दिक्कत होगी उसको। 4 घंटे के बाद चढ़ाओगे तो ब्लड बाहर एयर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक रुक गया। इसका मतलब है उसको ब्लड को अगर आप 4 घंटे बाद दोगे तो क्या चांसेस होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस है, सेप्टिसीमिया के चांसेस है। तो इसके लिए 4 घंटे से ज़्यादा आपको ब्लड नहीं चढ़ाना। अगर 4 घंटे हो गए ब्लड नहीं चढ़ा, डिस्कार्ड करो। क्या करो? डिस्कार्ड। नेक्स्ट, अब आपके 2 से 4 घंटे में ब्लड चढ़ना है। बीच में अगर किसी तरह की रिएक्शन हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है, if any reaction occurs during blood transfusion, immediately stop ट्रांसफ्यूजन। सीधा एक ही काम करना है, क्या चीज? स्टॉप करना है। स्टॉप का मतलब क्या है? बंद करना है, ठीक है। क्या मुझे उसको डिस्कनेक्ट करना है? नहीं, सिर्फ बंद ही करना है। देन नेक्स्ट व्हाट यू विल डू? कहां से फ्लश करोगे? एनएस से। करना क्या है? एनएस देना है या वाइटल एसएस करना है? वाइटल एसएस करना है। और बोलो। पहले स्टॉप करेंगे, लकी दिनों। बोलो आगे। अरे 10 कान नहीं है, 2 ही है, उसमें से भी एक कान काम नहीं करता है। बोलो अभी। उसके बाद क्या करना है? सुनो, अगर आपका ब्लड कभी भी रिएक्शन किया है तो पहले तो वो रिएक्शन वाली जड़ को ख़त्म करो, ठीक है, और फिर आपको इमीडिएट प्रभाव से एनएस फ्लश करना होता है। क्या करना होता है? एनएस फ्लश करना। ध्यान रखना ये चीज़। पहला स्टॉप करना है, देन क्या करना है? एनएस शुड बी स्टार्टेड, ठीक है, एनएस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एनएस का मतलब क्या है? अपने इंडिया के अंदर यहाँ पे वाई ट्यूबिंग यूज़ नहीं होती है। क्या यूज़ नहीं होती है? वाई ट्यूबिंग। पर अपन ने किताबों में ज़रूर पढ़ा है वाई ट्यूबिंग। बीटी सेट जब भी यूज़ करोगे या ब्लड चढ़ाते हैं तो आपको वाई ट्यूबिंग सेट यूज़ करना चाहिए। वाई ट्यूबिंग का नियम क्या है? वाई ट्यूबिंग में है, जैसे ये ब्लड है, क्या है? ये तो ब्लड है, ये ब्लड की बॉटल है, और यहाँ पे ये जो बॉटल लगी हुई है इसमें एनएस है। क्या है? एनएस है, और यहाँ से भी ये कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ से तो ब्लड जा रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है? एनएस। ये आगे आके इस तरह से मिल जाते हैं। ये एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? एक कनेक्शन है। अब ये वाई जैसा दिख रहा है, ये वाई ट्यूबिंग कनेक्टर है। तो आप जैसे ही आईवी स्टैंड लगाओगे उस पर 2 बॉटल लगेगी, एक ब्लड वाली लगेगी जिसमें एक स्पाइक ब्लड का जाएगा और एक किस में जाएगा? बॉटल के अंदर जाएगा। फिर वही ट्यूबिंग कनेक्ट होकर किस में आ जाएगी? ठीक है, आगे आके और पेशेंट में कनेक्ट हो जाएगा। ये हिस्सा किसके कनेक्टेड है? पेशेंट के आईवी कैनुला में कनेक्टेड है। अब इसका रेगुलेटर यहाँ पे है और इसका रेगुलेटर यहाँ पे। इस रेगुलेटर को बंद करूँगा, ठीक है, और इस फ्लूइड को चलाऊँगा, ब्लड को चढ़ाऊँगा। चढ़ता रहा, ब्लड पूरा हो गया तो भी तो मुझे फ्लश करना ही पड़ेगा। तो मैं इस ट्यूबिंग को पूरा फ्लश किससे करूँगा? इसको बंद करके इसको चालू करूँगा, ये पूरा फ्लश हो जाएगा। रिएक्शन हो गई तो इसको बंद करना है, ठीक है, और इसको क्या करना है? चालू करना है। तो वो सारा जो है वो क्लियर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लूइड जाएगा उतना वो टॉक्सिन्स है वो क्या होगा? किडनी से बाहर जाएगा। इसलिए आपको एनएस से क्या करना है? फ्लश करना है। तो ये फ्लश चलता रहेगा। इसलिए आईवी ट्यूबिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अपने इंडिया में वाई ट्यूबिंग्स नहीं आती है, इसलिए आपको स्टॉप करके वो ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी और फ्लश क्या करना पड़ेगा? एनएस से फ्लश करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये तो है वाई ट्यूबिंग का। अब इफ एनी रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप करो और फिर क्या करो? एनएस स्टार्ट करो। एनएस ही क्यों स्टार्ट करते हैं? अगर आरएल की बॉटल लगा दूं तो क्या होगा? ब्लड के साथ में एक ही चीज़ है, ब्लड के साथ में कोई भी फ्लूइड इतना कॉम्पिटिबल नहीं है।
सिर्फ ब्लड की दोस्ती किसके साथ है, एनएस के साथ में। तो क्या करना चाहिए हमेशा, ठीक है, ऑलवेज फ्लश विथ नॉर्मल सलाइन। किसके साथ में करना है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नो अदर फ्लूइड, ठीक है। क्यों दूसरे फ्लूइड से, क्योंकि उसके साथ में कॉम्पिटिबल नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लूइड यूज करना है, नॉर्मल सलाइन ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। नेक्स्ट, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्लश आप कर सकते हो, ठीक है। एनएस जब तक जाएगा, ठीक है, 500 ml की एनएस लगा के रखते हैं, 100 ml की एनएस टाइम पास नहीं करते। 500 ml का मतलब है कि जितना फ्लूइड जाएगा उतनी रिएक्शंस क्या होगी, फ्लश आउट होगी और कम होगा। कभी भी किसी को रिएक्शन हो जाए, आपके पास में कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी ड्रग को आपने दिया और उसे एलर्जी हो गई, आपके पास में कुछ भी नहीं है, न एविल है, न डेक्सोना है, न उसका कोई एंटीडोट है, तो सिंपल सी चीज है, सीधा एनएस से क्या कर दो, फ्लश आउट कर दो। जितना एनएस जाएगा उतना क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन होगा और उतना वो यूरिन के माध्यम से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। 99% ड्रग्स का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू है। किसके थ्रू है, यूरिन के थ्रू है, तो वो यूरिन से क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनएस हमेशा देना है, ठीक है। हॉस्पिटल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे एपिड्यूरल सुना है आपने, यहाँ पीछे एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है, एक कैथीटर भी लगता है, एपिड्यूरल कैथीटर। तो यहाँ पे एपिड्यूरल के अंदर जो है वो इंजेक्शन, सर्टेन इंजेक्शंस है, जैसे बुपीवैकेन है, रोपिन है, रूपीवैकेन बोलते हैं। तो बुपीवैकेन एंड रूपीवैकेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप इसी कैथीटर से दे सकते हो, आईवी रूट से नहीं जाते हैं। बात समझ में आई? आईवी से अगर आपने दिया तो वो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। कैसे ड्रग है, कार्डियोटॉक्सिक। मैंने आईवी लाइन में कनेक्ट किया नहीं और वो हार्ट तक पहुंचा नहीं, और पहुंचते ही आदमी का फटाका हो जाएगा, ठीक है, उसको जाना पड़ेगा। अगर आपने भूल से, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी इन्फ्यूजन पंप चल रहे हैं और आपने यहाँ कनेक्ट करने की बजाय आपने किस में कनेक्ट कर दिया, आईवी लाइन में कनेक्ट कर दिया या सेंट्रल लाइन में कनेक्ट कर दिया, और उसकी रिएक्शन होना स्टार्ट हुई, टॉक्सिसिटी चालू होगी। और जैसे ही टॉक्सिसिटी चालू होगी तो उसकी हार्ट बीट जो है वो गिरनी चालू होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा। अचानक आपको पता चला कि इस पेशेंट का बीपी तो 140 से ज़्यादा था, इसकी पल्स जो है वो 80s में थी या 90 में थी पल्स, और अब इसकी पल्स कम हो रही है, इसकी बीपी कम हो रही है, पेशेंट एकदम अजीब सा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप फटाफट से उस ड्रग को ढूंढोगे, ठीक है। जब जो काम कर रहे हो तो हुआ क्या ऐसा, कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो ब्लीडिंग कहीं हो ही नहीं रही है, तो ये हाइपोवोलीमिया में क्यों जा रहा है? तो हाइपोवोलीमिया में नहीं जा रहा है, वो ड्रग की क्या हो रही है, उसको टॉक्सिसिटी हो रही है। तो उसको आप ढूंढो, फिर आपको पता चला कि साहब ये इन्फ्यूजन वाली चीज़ मैंने क्या कर दी, गलत लगा दी, या फिर जो अगला वाला स्टाफ गया वो गलत लगा के गया। तो उसको ढूंढो, उसको बंद करो, सारी चीज़ें बंद करके एक ही चीज़ आपको होनी चाहिए, किससे फ्लश करोगे, एनएस से फ्लश करो। जितना ज़्यादा एनएस फ्लश करोगे तो वो क्या होगा, उतना वो सर्कल में आएगा। कार्डियक साइकिल तो चलता है ना, तो जितना फ्लूइड दोगे उतना 0.8 सेकंड में क्या करेगा, वो घुमा देगा उसको, और जितना ज़्यादा जाएगा फ्लूइड उतना क्या होगा, वो डाइल्यूट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डाइल्यूट, तो उसका इफेक्ट कम आएगा और वो क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। जब तक आपके पास में कोई भी चीज़ है, जैसे पल्स रेट अगर कम आ गई है, ब्रेडी हो रहा है, तो आप एट्रोपिन दे दो। क्या दे दो, एट्रोपिन दे दो, वो पल्स रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उससे भी नहीं हो रहा है और कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो आप एडीआर दो उसको, ठीक है। पूरी हार्ट बीट चली गई है तो फिर सीपीआर करो। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या आएगा, हमेशा फ्लूइड आएगा। क्या आएगा, फ्लूइड, जो उसको फ्लश आउट कर सके। तो अगर ब्लड की रिएक्शन भी होती है तो आपको ऐसा ही करना है। नेक्स्ट, अब और किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर आपने ब्लड चढ़ाया, मान लीजिए एक 1 यूनिट आपने पीआरबीसी चढ़ाई, क्या चढ़ाई, पीआरबीसी चढ़ाई, कितना हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम ही बढ़ेगा। 1 यूनिट बढ़ाई तो 1 ग्राम HB/dl बढ़ना चाहिए या परसेंट बढ़ना चाहिए। हिमेटोक्रिट लेवल कितना बढ़ेगा, 3% क्या बढ़ेगा, हिमेटोक्रिट बढ़ेगा। चलो, ये तो एक नॉर्मल डाटा है। कैसा डाटा है, इसका मतलब है एक ब्लड की यूनिट आपने चढ़ाई
और आप वापस रिपोर्ट करवाओगे, तब आपके पास में रिपोर्ट में 1 ग्राम तो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आना चाहिए। मतलब पहले पेशेंट का 6 था, अब आपने 1 यूनिट चढ़ाया तो कितना आना चाहिए? 7। पहले उसका हीमेटोक्रिट लेवल जो है वो 27 था, तो अब जो है वो लगभग 30 के करीबन आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने ये तो 1 यूनिट चढ़ा दी और ये बढ़ना चाहिए, ये तो नॉर्मल है, पर पेशेंट में बढ़ा ही नहीं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं, और न वो 3% हीमेटोक्रिट बढ़ा। गलती कहां पे की? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गलती की। अब पहली गलती कहां की होगी आपने? पहली गलती आपने की होगी कि आपने आईवी कैनुला छोटा लिया होगा, तो डॉक्टर पकड़ लेगा आपको। ठीक है, सुबह आते ही जो है कि साहब ब्लड चढ़ाया ना कल इसको? बोले हाँ 1 यूनिट चढ़ाया। तो इसका 9 हीमोग्लोबिन था या 6 हीमोग्लोबिन था, तो अब इसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए था? 7। साहब 7 तो हुआ ही नहीं, गड़बड़ कहाँ? कि साहब कैनुला, तो क्या कैनुला तो नहीं सर, कैनुला तो हरा लगा हुआ है। ठीक है, इससे तो हुआ ही नहीं। फिर वो पूछेगा चढ़ाया किसने ये बताओ, चढ़ाया किसने ये बताओ, कि साहब वो भाई साहब ने चढ़ाया, फ़ोन कर उसको, उसने फेंका है ब्लड। ठीक है, कैसे फेंका उसको कैसे पता चला? क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं जो इसमें डिस्टर्बेंसेस कर सकती है। एक तो आपका हीमोलाइसिस है जो कैनुला के थ्रू होगा। अब जब कैनुला सही था तो एक ही चीज़ है कि ब्लड पूरा नहीं गया, या तो कोई भाई साहब की तरह जो है वो प्रिक किया, लीक हो गया। अब साहब घर के पैसे लग जाएंगे, इसलिए उसने क्या किया, मरोड़ तरोड़ के जैसे ही 50 ml की सिरिंज में डाल के आधा तो चेप दिया और आधा क्या किया करके इकट्ठा और फेंक दिया। जब आधा फेंक दिया तो साहब रिजल्ट में 6.5 ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 6.5 ही बढ़ेगा। फिर लोग कहते हैं साहब कि डॉक्टर साहब को कैसे पता चला कि मैंने फेंका? वो फेंकना इसलिए पता चलता है कि उसको रिपोर्ट में पता चल जाता है कि साहब इतना बढ़ना चाहिए एक ब्लड देने के बाद में, इतना नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो लफड़ा हुआ है। नेक्स्ट, कभी भी तुम रिपोर्ट देखते हो, तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे हाथ में एक सीबीसी की रिपोर्ट थमा देते हैं, बोले लो डॉक्टर साहब देखो क्या है इसमें, और तुम्हारा तो काला अक्षर भैंस बराबर, रिपोर्ट को यूं यूं घुमा के सब ठीक है, नॉर्मल। वो डॉक्टर साहब तो कह रहे खून चढ़ाना पड़ेगा, हैं? हाँ हाँ हाँ, भूल गया मैं, चढ़ाना पड़ेगा इसमें। ध्यान रखो उसमें हमेशा किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो रिपोर्टें देखनी आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, हीमोग्लोबिन का रेंज 11 से हमेशा क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो एनीमिक है, एनीमिक है तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैबलेट से रिकवर करो। 6 से ज़्यादा कम है तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखो। कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन तो ठीक है, पर हीमेटोक्रिट का इश्यू रहता है। क्या रहता है? हीमेटोक्रिट का इश्यू है कि साहब हीमोग्लोबिन तो है 9, कितना है? 9, और हीमेटोक्रिट लेवल है 40। कितना है? 40। होना कितना चाहिए? 3 गुना। कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आया। जब 1 हीमोग्राम बढ़ रहा है तो हीमेटोक्रिट कितना बढ़ रहा है? तो हमेशा HB जितना भी होगा उसका हीमेटोक्रिट क्या होगा? 3 गुना होगा। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन 9 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? वापिस डाल दे स्कूल में, नमती 27। तो 27 क्या होना चाहिए? हीमेटोक्रिट होना चाहिए। इसका हीमेटोक्रिट कितना है? 40। अब वो कह रहा है साहब ये रिपोर्ट में गड़बड़ आ गया, अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है भाई, पानी का एक जैरिकन लो, गले में टांग दो और पिलाते रहो। ठीक है, क्यों पिलाते रहो? क्योंकि सेल में क्या हो रहा है? क्लम्पिंग हो रही है। सारी सेल क्या हो रही? क्लम्प हो रही है। और जब 40 आया इसका मतलब है कि पानी नहीं पी रहा है ये, इसको सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है? आईवी फ्लूइड दो। आईवी फ्लूइड दोगे तो इसका लेवल बराबर आ जाना है। बस इतना सा मैनेजमेंट था। और ऐसा कब देखने को मिलेगा? ऐसा डेंगू में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? डेंगू में। हाई ग्रेड फीवर में देखने को मिलेगा, उसका लेवल ज़्यादा आएगा। तो ये डायग्नोज आपने कर लिया। अब हीमोग्लोबिन तो ठीक है, ठीक है, फिर भी उसकी एड़ियाँ फट रही है। ठीक है, कुछ हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है पर उतना नहीं दिखना चाहिए। ठीक है साहब, इसके तो सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसा हो रहा है तो उसके आयरन की कमी हो रही है। क्या हो रही है? आयरन की कमी हो रही है। साहब इतना खून चढ़ा दिया फिर भी ना बढ़ रहा हीमोग्लोबिन, तो साहब परेशानी किसकी है? आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है उसका। तो आयरन के लेवल कराओ, उसका फेरस लेवल कराओ, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कराओ, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवाओ। ठीक है, सीरम फेरेटिन का लेवल करवाओ।
तो ये सारी चीज़ें आप पता करवाओ उसकी, तो उसमें कमी आएगी, फिर उस चीज़ को रिप्लेस करो कि इसमें आयरन रिप्लेस करना है या फिर आपको ब्लड चढ़ाना है। कुछ लोगों में आयरन देने से ठीक हो जाता है। गांव की जितनी फीमेल्स हैं उनको मोस्टली सब डिफिशियंसी किस चीज़ की है? आयरन डिफिशियंसी है। उनको आयरन देना चालू करोगे, हीमोग्लोबिन अपने आप जो है वो पिकअप होगा, राइट। वो खाना ही नहीं खा रही है, आयरन दे कहाँ से रहे हो आप? तो खाना, उसकी डाइट में आयरन का लेवल बढ़ा दो, वो अपने आप आयरन का लेवल बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा, HB इंप्रूव हो जाएगा, एनीमिक खत्म हो जाएगी। तो बस ये मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए हमेशा। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये नॉर्मल है। अब ये कह रहे हैं कि साहब एक खून चढ़ाया आपने, चढ़ाने के कितने घंटे बाद में आपको चेक करना चाहिए? जैसे अभी एक खून लगा, खून लगते ही कुछ घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि साहब कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा, बताओ ना, ठीक है? तो बोले लो ठीक है खून ले लेते हैं। तो कितने घंटे में खून लेना चाहिए? चढ़ा के हाथों हाथ ले लूँ? चढ़ा के 24 घंटे बाद लूँ खून? 12 घंटे बाद लूँ? 8 घंटे? 4 घंटे? 8 घंटे, मिनिमम 4 आवर्स। कितने आवर्स? हाँ। आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, HB should be checked, HB should be checked after 4 आवर्स। 4 घंटे बाद में चेक करना चाहिए। अब लोग SDP RDP चढ़ाते हैं ना, उसमें भी यही करते हैं। एक SDP चढ़ा दी और फिर कह लो साहब खून निकालो, पता करो ना कितनी हो गई। अब तो खून चढ़ा दिया। एक RDP चढ़ाते हैं, बोले निकालो खून, भेजो इसको, कितनी हो गई RDP, कितनी बढ़ गई? कहाँ से बढ़ेगी? बढ़ेगी इसलिए नहीं कि 4 घंटे में तो उसको वापस फॉर्म में आने में लगेंगे, उसको एडजस्ट करने में लगेंगे। भाई बाहर की कोई चीज़ आपके अंदर आई है तो वो इतनी जल्दी एडजस्ट कर जाएगी? या जो अंदर बैठे हैं वो इतना एडजस्ट करने देंगे क्या? तुम लोग बैठे हो, तुम्हारी क्लास में अभी मैं 40 लोगों को और लेके आऊँ और उनको यहाँ कि तुम इस क्लास में बैठ जाओ, ठीक है? अब तुम लोग यहाँ एडजस्टेड हो कि तुम्हारी सीट कौन सी है, फिक्स है कि मेरा पार्टनर कौन सा है, इधर उधर कौन बैठा है, ठीक है? तुम पहले क्या करोगे? कोई नया आएगा और बैठने लगे, बोला नहीं भैया है इधर, अभी आएगा बैठेगा इधर, ठीक है? तो तुम एडजस्टेड हो, तुम्हारी बॉडी में भी सेम सीन है, ऑलरेडी पहले से एडजस्टेड है। जो बाहर से आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम इतना परेशान करो कि वो एडजस्ट हो ही नहीं 3 घंटे में, 4 घंटे बाद एडजस्ट होना पड़े, फिर उसको लास्ट में धक्का देना पड़े, बोले सरक उधर थोड़ी देर बैठने दे, ठीक है? पैसे मैंने भी दिए हैं। तो 4 घंटे लगेंगे उसको एडजस्ट होने में। तो 4 आवर्स के बाद आपको टेस्टिंग करानी चाहिए। कोई भी कहे, चाहे SDP चढ़ा के रिपोर्टिंग कराना कहे, चाहे ब्लड चढ़ा के और हीमोग्लोबिन की रिपोर्टिंग कहे, 4 घंटे के बगैर आपको रिपोर्टिंग अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट, और किसी चीज़ का ध्यान रखना है क्या ब्लड चढ़ाते हुए? और कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है? कैनुला आपने लगा दिया, रिएक्शन हो गई तो ये कर लिया, 1 यूनिट से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 3% हीमेटोक्रिट लेवल बढ़ गया, और ट्रांसफ्यूज कितने घंटे में कराना है? 4 घंटे के अंदर अंदर कराना है। और अब एक चीज़ और, नो दवा, नो मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है, कोई फ्लूइड नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लगे, ठीक है, सवाल ऐसे भी आते हैं, कंफ्यूजिंग सवाल है, ठीक है, कह रहा है कि साहब एक कैनुला से दे सकता हूँ क्या? एक एंटीबायोटिक का टाइम हो गया, जैसे मैं ब्लड चढ़ा रहा हूँ, सुबह 8 बजे ब्लड टंगाया और 9 बजे मुझे किसी पेशेंट को सेप्ट्राइक्सोन देना है, क्या मैं सेप्ट्राइक्सोन दे दूँ क्या साथ में? ठीक है, तो ब्लड के साथ में सेप्ट्राइक्सोन नहीं जाएगा, ठीक है? कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है ब्लड के अलावा। दूसरा, आदमी कह रहा है कि साहब इस हाथ में चल रहा है, इस हाथ से दे दूं क्या? इस हाथ से भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब रिएक्शन हुई तब अपने को ये समझ नहीं आएगा कि वो सेप्ट्राइक्सोन ने रिएक्शन की है या फिर ब्लड ने रिएक्शन की है। रिएक्शन तो सेप्ट्राइक्सोन ने की और तुमने बंद क्या कर दिया? ब्लड बंद कर दिया, और सेप्ट्राइक्सोन वापस चालू कर दिया, नेक्स्ट डे उसको वापस रिएक्शन दिखाई देगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड चलते हुए ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना, सब कुछ बंद रहेगा। दूसरा, ओरल बी का मतलब है ओरल में कोई एंटीबायोटिक्स नहीं जानी है, पानी जूस ये सब पी सकते हो, उससे तो अपने को पता नहीं मेरे को एलर्जी नहीं। न्यू फूड्स कभी इंट्रोड्यूस नहीं करने। न्यू फूड्स का मतलब समझे?
आज तक तुमने कीवी नहीं खाई, जैक फ्रूट नहीं खाया, ठीक है, और तुम्हारे खून चढ़ रहा है, घर वाले खुश होके और मंगा रहे हैं कि बच्चा खाएगा जैक फ्रूट खा ले, और जैक फ्रूट से तुम्हें एलर्जी, ठीक है, और फिर ब्लेम किस पे करोगे, ठीक है, ब्लेम करोगे ब्लड के ऊपर। तो इसलिए नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट, अगर ब्लड चढ़ गया, ब्लड बैग एंड ब्लड ट्यूबिंग, बैग को डिस्कार्ड कहाँ करना है और ट्यूबिंग को डिस्कार्ड कहाँ करना है? हेलो, खून चढ़ गया, थैली कटे फेंकनी, और ट्यूबिंग कहाँ फेंकनी है? ट्यूबिंग से तो हम जो है वो टोर्निकेट बना लेंगे, हैं? क्या बनाओगे? सब लैब में ब्लड बैंक में अभी बताएंगे, वो रिएक्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। हाँ, कौन सा? येलो। हाँ, बैग किस में जाएगा? येलो बिन। और ट्यूब किस में जाएगी? रेड बिन में। ठीक है, ब्लड का जो बैग है वो येलो बिन में जाएगा और ट्यूबिंग है वो किस में जाएगी? रेड में जाएगी। ऐसा क्यों? देखो, जितने अपने प्लास्टिक्स होते हैं वो सभी प्लास्टिक रेड में जाते हैं, और वो भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक है, इसलिए किस में जाना है? रेड में ही जाना है। पर ये जो बैग बना हुआ है, ठीक है, येलो के अंदर वो सारी चीज़ें जाती है जिसको सेग्रीगेट करके, ठीक है, जलाया जा सकता है, इंसेनरेट किया जा सकता है। क्या करते हैं? येलो में जितनी भी चीज़ें आएगी उन सब का इंसेनरेशन होता है। क्या होता है? इंसेनरेशन। वर्ड ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? इंसेनरेशन मतलब है हाँ, बाल देना, जलाना। क्या करना? जलाना। तो वो सारी चीजें जलेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि खून से सनी हुई पट्टियां, ठीक है, ब्लड शॉक्ड गॉज, अगर आप जलाओगे तो कोई टॉक्सिन रिलीज होगा? टॉक्सिन रिलीज होगा? उससे क्या रिलीज होगा? मात्रा रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? कुछ रिलीज नहीं हो रहा, धुआं तो सबसे निकलेगा, तो उससे टॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहे। तो दूसरी चीज है कि जब मैंने यहाँ पे बैग डाल दिया तो क्या वो रिलीज करेगा? तो येलो बैग इसलिए डालते हैं ब्लड बैग कि उसको अगर आप जलाओगे तो उससे किसी तरह की कोई हानिकारक गैस जो है वो नहीं निकलती है, इसलिए अपन ने इसको किस में डाल दिया? येलो में डाल दिया। दूसरा, जिस किसी प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैस निकलती है, इसलिए अपन इस सबको किस में डालते हैं? रेड बिन में। ये ध्यान रखना, येलो में सिर्फ अपन वही चीजें डालते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, डायपर डालते हो, ठीक है, तो सारे, हाँ, डायपर उसी में जाता है, ठीक है, डायपर जो है वो उसी में जाएगा, येलो में ही जाएगा। ह्यूमन के जितने पार्ट है, तुम्हारी उंगली काट दी, नाक काट दिया, हाथ काट दिया, ये सब किस में जाएंगे? येलो में जाएंगे। चूहा मर गया, छिपकली मर गई, वो भी किस में जाएंगे? येलो में जाएंगे। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स किस में जाएंगे? सभी येलो में जाएंगे। तो ये सभी को इनसेनरेट करते हैं, ठीक है, और इनसेनरेट करके वापस जो है वो धरती पे फेंक देते हैं, तो खाद वाद बन जाती है, रेडी हो जाता है मामला। जबकि इस प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं है। इस सभी प्लास्टिक को, जो भी रेड बिन में प्लास्टिक्स आता है, इन सबको अलग से सेग्रीगेट करके इनको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर अलग से जो है वापस रीयूज करने के लिए डालते हैं। अगर इनको जलाने बैठ गए तो वो ओजोन परत है ना, जो थोड़ी कोविड में ठीक हुई थी, उसको पूरी नीचे ले आओगे, क्योंकि इतने छेद कर दोगे उसके अंदर। तो इसलिए इसको इसमें रखा गया है, क्योंकि वो किसी तरह की कोई भी हानिकारक गैस रिलीज नहीं करता है। ये रीज़न है इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका ये तो हो गया इसका। अगर रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन हो गई, तो पहला तो तुमने क्या कर दिया था? स्टॉप कर दिया। फिर क्या किया? NA फ्लश कर दिया। इसके बाद में क्या करोगे? वाइटल्स लोगे। फिर किसको बुलाओगे? डॉक्टर साहब को बुलाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने वाइटल्स नहीं लोगे और डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करोगे कि हेलो डॉक्टर साहब, ब्लड की रिएक्शन हो गई है, वो सीधा पूछेगा व्हाट आर द वाइटल साइंस। बोले वो तो लेने, ठीक है, तो तू कोई भोपा तो है नहीं, तो तेरे को पता चल गया रिएक्शन हो गई, ठीक है, बता तो सही कितने वाइटल्स आए। तो वो वाइटल्स बताने, तो पहले वाइटल लेने, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करो।
जो डॉक्टर साहब इन्फॉर्म करे आपको ड्रग्स कि साहब इसको एविल दे दो, डेक्सोना दे दो, ये दे दो, तो वो सब क्या करना है, देने हैं। वो जो ब्लड बचा हुआ है जो आपने स्टॉप करके हटाया था, ठीक है, उसको पूरे को पकड़ के, ठीक है, बांध के एक डब्बे के अंदर डाल के वापस कहाँ भेजना है, ब्लड बैग। दूसरा, इमीडिएटली पेशेंट का यूरिन का सैंपल लेना है। क्या लेना है, यूरिन का सैंपल लेना है। और किसके लिए भेजना है, लैब के लिए भेजना है कि इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। हमेशा जो रिएक्शन होती है, अगर ब्लड की कोई रिएक्शन हुई है और कुछ भी हैपनिंग हुई है बॉडी के अंदर, तो वो किडनी पे जरूर जाएगी, क्योंकि एक्सक्रीट तो कहाँ से होगी, किडनी से। तो किडनी का सैंपल इसलिए अपन क्या करते हैं, उसका सैंपल, यूरिन का सैंपल जरूर लेंगे। तो वो यूरिन का सैंपल लेके और फिर आपको कहाँ भेजना है, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर सेंड करना। तो नेक्स्ट, इफ एनी रिएक्शन अकर्स, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट आपका फ्लश विथ NS। नेक्स्ट, चेक वाइटल साइंस। नेक्स्ट, कॉल टू फिजिशियन। नेक्स्ट, send blood bag to blood बैंक। और फिर क्या करना है, यूरिन सैंपल। आपको यूरिन का सैंपल जो है वो लैब में भेजना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आई? ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं। हाँ जी, कल्चर 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 यूरिन का कल्चर जाएगा। ब्लड कल्चर का सैंपल भी ले सकते हो, पर ब्लड कल्चर का सैंपल जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ इसी का जाएगा, क्योंकि ब्लड सैंपल लेते हुए कंटामिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसलिए ब्लड सैंपलिंग कभी भी करोगे, आप ब्लड का कल्चर भेजते हो तो डबल साइड से भेजते हो। कितनी साइड से भेजते हो? डबल साइड से, मतलब इस हाथ से भी लोगे और इस हाथ से भी लोगे। अगर इस हाथ में तो बैक्टीरिया है और इस हाथ में बैक्टीरिया नहीं है, इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया कहाँ से आया, वो आपने साइड से उठाया है, कोई भी स्टेराइल टेक्निक फॉलो नहीं की है, तो इसलिए डबल सैंपलिंग करवाते हैं। दूसरा, कभी भी कल्चर लेने के लिए बोलते हैं ना डॉक्टर, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो कहेगा कि क्यों ले रहे हो कल्चर, क्योंकि इस पेशेंट को फीवर आ रहा है। तो फीवर आपने टैबलेट दे दी पहले तो, या इंजेक्शन दे दिया, बुखार उसका कम कर दिया, और अब उसका कल्चर ले रहे हो तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी। जब बुखार आए तब उसका कल्चर लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, किसी को एंटीबायोटिक देने से पहले कल्चर की रिपोर्टिंग लेनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक लगाने के बाद में कल्चर लेने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। इसलिए इमरजेंसी में जब कभी भी पेशेंट आता है तब सारी सैंपलिंग पहली बार में कर देते हैं, ठीक है, और पहली बार कर ली सैंपलिंग और फिर उसको एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं, और वो रिपोर्ट आती है कि साहब इसको क्या है, ब्लड इन्फेक्शन है, यूरिन कल्चर के अंदर या फिर ब्लड कल्चर के अंदर पॉजिटिव आया है कुछ, तो ऐसे इन्फेक्शन को कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जब मरीज आया उसके पहले से उसको क्या था, प्रेजेंट था, तो वो इन्फेक्शन कहाँ से लेके आया, वो घर से लेके आया, तुम्हारे हॉस्पिटल से इन्फेक्शन नहीं हुआ। फिर जब लिया तब तो क्या था, स्टेराइल, कोई इन्फेक्शन नहीं था, और जब हॉस्पिटल से वो घर जा रहा था तब तुमने कल्चर करवाया, तब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये गिफ्ट किसने दिया? हॉस्पिटल ने। तुम लोगों की मेहरबानी से वो 2-3 इन्फेक्शन घर लेके जा रहा है, तो ऐसी मेहरबानी किसी पे नहीं करनी है। यही फ़र्क है कम्युनिटी एक्वायर्ड में और हॉस्पिटल एक्वायर्ड में। इसलिए जब कभी भी इमरजेंसी में कोई आता है इसलिए कल्चर करवाते हैं, पर कल्चर का सैंपल कब लेना है? बिफोर गिविंग एनी एंटीबायोटिक्स, ये ध्यान रखना। चलो इसको छापो। पीपी किट पढ़ाओ, बताओ, सब बताओ मैं पीपी किट में हैंग। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, पेन ना निकाल के, मैं भी डिस्कार्ड का ही कह रहा हूँ।
कॉम्पिटेंट का मतलब है कि इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अपन उसको सगम के अंदर जो है वो नॉर्मल सलाइन मिलाया हुआ है, उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं है, सेल में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं करता, जैसे सेल की साइज़ को बढ़ाना घटाना ऐसा कुछ नहीं है, आइसोटोनिक फ्लूइड है। पर आपको पता है कि आरएल के साथ में कॉम्पिटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पोटेशियम ऑलरेडी होता है। किस चीज़ का, किस चीज़ में? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कैनुला जो है, जिस साइज़ का कैनुला आ रहा है वो साइज़ का कैनुला लेके ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। जितना चाहते हो कि मैक्सिमम गेज का कैनुला आ जाना चाहिए, मतलब आप अगर 24 लगा रहे हो, 22 का अगर आ सकता है तो आपको 22 लगाना चाहिए। बड़ा गेज का कैनुला की सोचनी है, छोटा गेज का कैनुला सोचना नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं नहीं, अमाउंट तो कैलकुलेट करके भेजते हैं अपन, अमाउंट कैलकुलेट करके भेजते हैं कि उसका बॉडी का कैलकुलेशन कितना है। जितना पेशेंट का वजन होगा, ठीक है, उसका 4 गुना अपन दे सकते हैं ब्लड, ठीक है, इससे ज़्यादा ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब पेशेंट का वजन कितना है, जैसे 60 किलो किसी का वजन है, ठीक है, तो 6 चौक 24, 240 ml, तो डबल हो गया ना, 240 तक दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसके वेट की कैलकुलेशंस है कि आप कितना देना है। तो सभी में हाँ 400 मैक्स कैपेसिटी है, 400 से ज़्यादा आपको अडल्ट में नहीं देना है, और इनके अंदर कैपेसिटी है बच्चों के अंदर 250 से लगा के 300 तक की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते। वो डिपेंड करता है, एटलीस्ट 1 यूनिट अगर दिया है तो 1 ग्राम बढ़ना ही चाहिए। कुछ लोगों में डेड बढ़ जाता है, कुछ लोगों में 0.07 ही बढ़ता है। किस में? ऐसा नहीं है, न्यूबॉर्न में ज़्यादा नहीं बढ़ता, न्यूबॉर्न में ऑलरेडी ज़्यादा होता है ज़्यादा, पर बढ़ता ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 से 2 का ही क्राइटेरिया बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन क्या होगी? भैया 30 यूनिट जो, सुनो, किसी को मैसिव ट्रॉमा हुआ और उसमें कह रहे हैं 30 यूनिट्स कैसे चढ़ा दिया, अपन तो कह रहे हैं 2 से 4 घंटे में। भैया ये रूल सब जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं जब मरीज को बचाना होता है तब, ठीक है। जब इनपुट हो रहा है और क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट से ज़्यादा क्या है, आउटपुट है, तो आप चढ़ाए जाओ, यूनिट चढ़ाए जाओ, ठीक है। 2-2 कैनुला 3-3 कैनुला लगा के ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, क्योंकि मैं जितना दे नहीं रहा हूँ उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो उसकी बीपी मेंटेन करना है, मुझे उसका होम्योस्टेसिस बनाना ज़रूरी है, और नहीं तो मरीज़ मर जाएगा। और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन क्या होगी? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सिर्फ सिट्रेट जाता है, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया कॉज करवाएगा, ठीक है, और एल्कलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की रिएक्शन होगी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और ये अपन ने पढ़ा था ना, एबीजी एनालिसिस पढ़ा था अभी। किसमें? ना, नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ नहीं हो रहा है। देखो नॉर्मल रिएक्शन में तो होगा क्या, आपने जो सिट्रेट दिया है, ठीक है, तो उससे हल्का सा फर्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई एसिडोसिस एल्कलोसिस नहीं हो जाएगा। पर अगर आपने 5 से 7 यूनिट चढ़ाया है, 10 यूनिट चढ़ा दिया, तो वो फर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिंगल ब्लड डबल ब्लड देने से रिएक्शन नहीं होगी। कोई ना, तुम बाद में लिख लो। नहीं, रोक रोक के नहीं करना है, रोक रोक के करोगे तो वो 4 घंटे पूरे हो जाएंगे, ब्लड फेंकना पड़ेगा।
ना, फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ये ध्यान रखना। इधर सुनो, अगर आपने ब्लड बैंक से ब्लड आ गया, उसको अगले 15 से आधे घंटे के अंदर अंदर लगाना है। अगर आप 30 मिनट्स में नहीं लगा सकते हो, इमीडिएटली उस बैग को कहाँ भेजना है, वापिस ब्लड बैंक भेजना है। ऐसे नहीं फ्रिज में रख दिया मैंने, ठीक है, कल खा लेंगे, खाने की चीज़ नहीं है वो, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। इमीडिएटली वापिस ब्लड बैंक भेजना है। छोटा नहीं भी आएगा तो भी फेंकेंगे उसको। हाँ, और बच्चों के लिए जब यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न के लिए, तो वो सिर्फ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक्सचेंज, उसमें यूनिट लिख के देता है वो। करते हैं तो गलत है, टेम्परेचर मेंटेन्ड ही नहीं है, क्या मतलब है? उनका खुद का ब्लड बैंक नहीं है ना। जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उसमें इश्यूज ये रहता है कि उसके खुद के ब्लड बैंक्स नहीं है, तो वो भेजेगा कहाँ? वो तो पहले ही 3 घंटे घूम के तो खून लेके आया है, और फिर उसको कहोगे कि ले जा वापस दे के आ जा, उसको आधा घंटा हो गया, तो क्या रहेगा? पर अगर नॉर्म्स के हिसाब से सही रूल ये है कि आपको आधे घंटे के अंदर स्टार्ट नहीं किया तो इमीडिएटली वापस कहाँ जाना चाहिए? ब्लड बैंक में जाना चाहिए, ठीक है। और एक बार बैग ओपन हो गया, उससे ब्लड निकाल लिया, सेकेंड टाइम वो यूजफुल नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। आपको मैंने लिखा दिया ना कि अगर आपने ब्लड में उस बैग के अंदर आपने क्या डाल दिया, ठीक है, स्पाइक डाल दिया, बीटी सेट कनेक्ट कर दिया, 4 घंटे में ख़त्म वो ब्लड, इससे ज़्यादा चढ़ाना ही नहीं है। और अगर चढ़ाओगे, तुम लोग जो रिजर्व कर करके चढ़ाते हो, 100% है उस बच्चे को बुखार आ रहा होगा, फीवर आएगा उसको। क्यों आएगा? क्योंकि आप ऑलरेडी सेप्टिसीमिया कर दिया उसको, ठीक है, और फिर धीरे धीरे चढ़ा रहे हो। तो ब्लड ऐसी चीज़ है, अगर बाहर रखते ही इन्फेक्शन होगा, तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको देना है, उसको कंप्लीट करना है। गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ NABH हॉस्पिटल की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बाकी आपने कहाँ काम किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे वहाँ ये काम करते हैं। अरे NABH में जो रूल, जो गाइडलाइन दी हुई है ना, उनकी बुकलेट है। तुम्हें जब इंस्पेक्शन होते हैं ना, तब पढ़ाते हैं ना, क्लास लगाते हैं ना, उस क्लास के नोट्स देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो सबका तुम्हारा लुकआउट है। देखो, काट के तो आप जैसे ही सिरिंज यूज कर रहे हो, उसको भी आपको क्या करना चाहिए, उसका आगे का जो हब है वो काट देना चाहिए, ठीक है। नीडल के हब कटर से हब काटते ही है ना, वो रीयूज नहीं होती है, ठीक है। सीधी सी बात है कि रीयूज नहीं हो उसके लिए कट करते हैं, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं उसको, कुछ हॉस्पिटल्स फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यूज एंड थ्रो चीज़ें हैं, तो उसको वापस लोग क्या कर देते हैं, वापस उसी को काम में ले लेते हैं। सिर्फ पैकिंग का क्या लगा, 50 पैसे पैकिंग के लगे, और 10 रुपए की सिरिंज तैयार, तो 9.5 रुपये तो इनकम ही है ना। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन RDP 15 मिनट, ठीक है, एक बैग। वही बता रहा हूँ, प्लेटलेट वही बता रहा हूँ। प्लेटलेट 2 तरह की पड़ी है अपन ने, एक SDP और एक RDP। RDP को 15 मिनट में चढ़ाना चाहिए, जो बैग आते हैं ना वो 15-15 मिनट में चढ़ाने। एक 4 बैग आए तो एक एक बैग को 15-15 मिनट लगेंगे। SDP अगर है, ठीक है, तो उसमें अमाउंट जो है उसका 5 गुना अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपके 45 मिनट से लगा के 1 आवर के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। 4 का अमाउंट है ना उसके अंदर, तो आप देखो कितना रहेगा, 45 मिनट से 1 आवर के अंदर चढ़ाना। ब्लड, अच्छा ओके, शुरू से लाके कितने टाइम में चढ़ा सकते हो, ठीक है। उसको देखो, आप जब भी प्लेटलेट लेके आए हो ना और 15-15 मिनट में है, तो उसका टाइम भी ½ एन आवर ही रहेगा।
पर अगर 15 मिनट ऊपर भी चले जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, राइट। आधे घंटे में कोई भी ब्लड कंपोनेंट हो, आधे घंटे में आपको चढ़ाना है, नहीं स्टार्ट किया तो उसको इमीडिएटली कहाँ भेजना पड़ेगा, ब्लड बैंक भेजना पड़ेगा। हाँ, फॉलो करते नहीं है, फॉलो करवाते हैं, डिपार्टमेंट है पूरा, ठीक है। वो अगर आपने आधे घंटे में नहीं किया ना, वो फ़ोन करके पूछते और ब्लड स्टार्ट हो गया क्या, बोले नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ तो लेके आ जाओ नीचे, नाम बता दो, ठीक है। और झूठ बोल जाते हैं कि हमने कर दिया, ठीक है, तो वो सीधा टाइमिंग और एक फॉर्म होता है जो वाइटल्स लिख के और एक कॉपी वापस ब्लड बैंक जाती है, तो उसमें कुछ भी पंगा होता है तो वो पकड़ लेते हैं आपको। आप कहाँ कहाँ छुपाओगे, एक गलती को छुपाओगे तो दूसरी गलती में पकड़े जाओगे। उसको लग गया कि इसने गलती की है तो वो सीधा ही पूछेगा कि आपने ब्लड स्टार्ट कर दिया ना, तब 4 घंटे हो गए, भेज दो बैग नीचे, CHO, ठीक है। मरे तो मरे, बच्चे तो बचे। चलिए, कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड चढ़ाने के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं? कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से? पहला, ठीक है, हाइपर वॉलीमिया, दूसरा हाइपो कैल्सीमिया, हाइपर कैलीमिया, आयरन ओवरलोड, सेप्टिसीमिया। देखो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपके। हाइपर वॉलीमिया, अगर आपने 2 घंटे में चढ़ा दिया तो कौन सा होगा? हाइपर वॉलीमिया होगा। आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कैल्शियम को बाइंड करके बाहर निकाल देगा सिट्रेट, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैलीमिया, जितना पुराना ब्लड उतना ज़्यादा पोटेशियम, क्योंकि जितनी आरबीसी पुरानी होगी वो आरबीसी टूटती जाएगी, और आरबीसी जब टूटती है तो उसके एंड प्रोडक्ट में पोटेशियम बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम। तो जितना पुराना ब्लड होगा उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी? पोटेशियम बढ़ता जाएगा, तो हाइपर कैलीमिया होने के चांसेस है। इसलिए एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जो सीकेडी का पेशेंट है। किसका पेशेंट है? सीकेडी का पेशेंट है, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो नर्स किस चीज़ का ध्यान रखेगी? तो सीकेडी का पेशेंट है तो ये मान के चलो कि उसके अंदर पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा, और जब पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको ब्लड चढ़ाना है तो आपको फ्रेश ब्लड चढ़ाना होगा। क्या चढ़ाना होगा? फ्रेश ब्लड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आयरन ओवरलोड, जब आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो आयरन जाता जाएगा, तो क्या होगा? आयरन ओवरलोड होगा। नेक्स्ट, सेप्टिसीमिया, 4 घंटे से ज़्यादा ब्लड आपने टंगा के रख दिया तो क्या होगा? सेप्टिसीमिया होगा। और नेक्स्ट आपका, अगर कुछ भी हुआ तो क्या रहेगा? ब्लड रिएक्शंस। क्या रहेगी? ब्लड रिएक्शंस होगा। और रिएक्शन में एक रिएक्शन जो है वो कैसी होगी? इमीडिएट होगी, और एक जो है वो कैसी रिएक्शन होगी? लेट रिएक्शंस होगी। ठीक है, दोनों के सिम्टम कुछ अलग दिखेंगे, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अर्ली के सिम्टम्स है और ये लेट के सिम्टम्स है, राइट। तो अब पहला आपको कॉम्प्लिकेशन लिखना है हाइपर वॉलीमिया, कि अगर किसी केस में हाइपर वॉलीमिया हो गया आपसे, क्या हो गया? हाइपर वॉलीमिया हो गया, तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे? तो अपन कह रहे हैं कि अगर हाइपर वॉलीमिया हुआ when blood transfused within 2 hours, राइट। तो क्या होगा आपका? या ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड सो फास्ट, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपर वॉलीमिया होगा। अब अगर हाइपर वॉलीमिया हुआ तो मरीज में कोई तो सिम्टम दिखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे?
कि साहब इसमें इस पेशेंट का बीपी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। इसके अलावा जो पल्स है इसकी वो कौन सी आएगी, बाउंडिंग पल्स। कैसी पल्स आएगी, बाउंडिंग पल्स आएगी। नेक्स्ट आपको और क्या दिखेगा, लंग्स के अंदर फ्लूइड चला जाएगा तो क्रैकल्स आएंगे। क्या आएंगे, क्रैकल्स आएंगे। पल्मोनरी इडीमा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पल्मोनरी इडीमा भी हो सकता है। और अगर इतना ही लोड बना हुआ रहा तो क्या होगा, राइट जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्या होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा। क्या होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। यही प्रेशर अगर आगे चला तो हिपेटोमेगाली। क्या होगा, हिपेटोमेगाली। नेक्स्ट आपका और कुछ हुआ तो क्या रहेगा, स्प्लीनोमेगाली। राइट, ये सारी समस्याएं हो सकती है। हुआ क्या, एक ही चीज़ सोचनी है, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा, ब्लड को ज़्यादा फास्ट चढ़ा दिया, 2 घंटे से पहले चढ़ा दिया। 2 घंटे से पहले चढ़ाया तो वॉल्यूम का लेना देना किससे, हार्ट से, क्योंकि हार्ट को ही मैनेज करनी है। जब हार्ट ज़्यादा वॉल्यूम आया तो वो उतना ज़्यादा फड़फड़ाएगा, उतना फड़फड़ाएगा तो टैकीकार्डिया होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट चीज़, जब ये करेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, बीपी भी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट, पल्स कैसी आ जाएगी, वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, फुल हो गया। राइट, तो बाउंडिंग पल्स हो जाएगी। फिर अब पल्स इतनी फुल हो गई कि साहब इसका वॉल्यूम तो इतना सा है और आपने इतना वॉल्यूम दे दिया कि इसका इतना वॉल्यूम हो गया। अब जब इतना वॉल्यूम हुआ तो अब ये इतने वॉल्यूम में तो खुद फट जाएगी। तो ये करेगी क्या, इसमें ये कैपिलरी से फ्लूइड जो है वो आर्टरी से कहाँ जाना जाएगा, साइड वाले ऑर्गन्स में जाएगा और यहीं पे सारा एक्सचेंज होता है, गैसेज और फ्लूइड के चेंजेस होते हैं। और ये क्या करेगी, जो सांस वाली जगह है उसके अंदर क्या करेगी, पानी डाल देगी। और जैसे ही ये पानी सांस में जाएगा तो वहाँ पे क्रैकल साउंड आएंगे। कैसे आएंगे, क्रैकल्स। निमोनिया में आता है ना क्रैकल साउंड, सेम इसमें क्रैकल्स आएंगे। नेक्स्ट, क्रैकल्स क्यों आए, क्योंकि पहले पल्मोनरी इडीमा हुआ। पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और उसमें क्या हो गया, फ्लूइड के ज़्यादा आने से वहाँ इडीमा हो गया। नेक्स्ट, अगर ऐसा हुआ तो देखो यहाँ पे हार्ट है आपका और हार्ट से क्या हो रहा, आगे लंग्स में जा नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी ओवरलोडेड हो गया वो। तो वो वापस क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा और रिवर्स करेगा तो ये जुगुलर वेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वेन आएगी ये एकदम फुली हुई सी मिलेगी, तो इसको बोलते हैं जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जुगुलर वेन में भी प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो रिवर्स किस पे जाएगा, राइट साइड है ना, तो राइट साइड किस में है, राइट साइड में लीवर है, तो वो हिपेटोमेगाली करेगा और इसी से सप्लाई यहाँ हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली होगा। तो ये चीज़ें आपकी चलेगी। अब ये तो हो गया, इलाज क्या करना है, हो गया साहब हाइपरवॉलीमिया हो गया, ये सिम्टम आने लग गए, अब तुम्हारे पास में कोई इलाज है क्या, तो इलाज तो करना पड़ेगा कि साहब सीधे ही लेसिक्स दे देंगे। क्यों लेसिक्स देना है, पहले सबसे पहले वो जो ब्लड चल रहा है उसको क्या करो, स्टॉप करो। ऑलरेडी कोई फ्लूइड चल रहा होगा तो सबसे पहले तो क्या करना है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को स्टॉप करो। फिर इसको जो समस्या आ रही है वो सांस की समस्या भी तो होगी, तो पहले इसको क्या दो, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन दो। राइट, नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन नीडेड देन स्टार्ट, अगर ज़रूरत है तो दो। फिर आपको क्या करो, इंजेक्शन लेसिक्स एज पर ऑर्डर दो। ठीक है, और लास्ट में इसके सिम्टम में सुधार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, फ्लूइड तो रेस्ट्रिक्ट करवाना ही है यहाँ पे। अगर लेसिक्स देने के बाद में भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको सांस की समस्याएं है, ठीक है, अभी भी कह रहा है कि साहब मेरी सांस जो है वो फूल रही है, मरीज के क्रैकल्स और ज़्यादा आ रहे हैं, तो पहले तो इसको क्रैकल्स को कम करने के लिए उसको क्या करवाओ, नेबुलाइजेशन करवाओ। किससे करवाओ, नेबुलाइजेशन। तो आप सैल्ब्यूटामोल से और बुडीकॉर्ड से क्या करवाओ, नेबुलाइजेशन करवाओ। और लास्ट इन सभी से अगर थक हार जाओ तो फिर क्या करो, सीपैप पे लो या फिर इसको क्या करो, बाईपैप पे लो। अब सीपैप और बाईपैप क्या है, सीपैप और बाईपैप वही है कि फेफड़ों में पानी भर गया है, इधर से धक्का मारो, जहाँ से आया उस पानी को वापस क्या करेगा, वहीं भेजेगा वेसल्स में। जैसे ही वेसल्स में भेजेगा तो सांस में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैनेजमेंट है, ये आपको करना है।
स्टार्टिंग में ही लेसिक्स नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। जो समस्या अभी हो रही है उसको करो, पहले ब्लड चल रहा है उसको बंद करो, फिर उसको सांस में दिक्कत आ रही तो उसको बिठाओ, ठीक है, उसके बाद में आगे का काम करो। क्यों? क्योंकि आगे का सारा काम जो है वो किस पे डिपेंड है? डॉक्टर पे डिपेंड है। पर जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक मैनेजमेंट किसका चलेगा? नर्स का चलेगा। तो ये आपको ऑक्सीजन दो, कंफर्टेबल पोजीशन दो, फिर लेसिक्स एज पर ऑर्डर देना है। नेक्स्ट नेबुलाइजेशन करवाओ, सीपैप या बाईपैप दो, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा पीप का और वो फ्लूइड सारा वापस अपनी पुनः स्थिति में चला जाएगा। तो ये इसका मैनेजमेंट होगा। ये एक कॉम्प्लिकेशन अपन ने पढ़ा। चलो लिखो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे भागोगे तो कैसे रिप्लाई दूं आप सभी लोगों का? ठीक है, पूछेंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, जितनी समस्याएं हैं वो सब पूछना, फिर डबल टाइम खराब होता है। मैं अभी आपके डाउट्स जो है वो आगे के डाउट्स क्लियर करूं, फिर मैं पढ़ाऊं तब वापस बताऊं, क्या मतलब निकलेगा? आपको टाइम देंगे और ठीक है, जो टॉपिक हो गया है उसमें से सवाल करो। आगे आगे चलोगे तो आपका भी समय खराब, मेरा भी खराब। भाप क्यों देना है? समझ में नहीं आया? यही पूछना चाह रहा है? इसलिए दे रहे हैं कि उसको सांस में दिक्कत आ रही है, तो ब्रोंकस जब डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो सांस थोड़ी आसानी से जाएगी। हाँ, बस वही रीजन है, इट तो सिंपल। डन। ये हाइपर वॉलीमिया एक जगह पढ़ लो, ठीक है, जो आगे जितने भी हाइपर वॉलीमिया आएंगे उसमें मैनेजमेंट यही रहेगा। ओ मैनेजमेंट पल्मोनरी एडिमा नहीं, और हाइपर वॉलीमियर मैनेजमेंट है। नहीं, नेबुलाइजेशन जो है वो सांस में दिक्कत आ रही है इसलिए है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा का मैनेजमेंट जो है वो एक तो है आपका लेसिक्स और दूसरा आपका है सीपैप मशीन, जो पल्मोनरी एडिमा को रिजॉल्व करेगी। अगर एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड है, उसमें एनजी ट्यूब लगी हुई है, कंटिन्यूस लो प्रेशर सक्शन है, तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा? तो एसिड बेस इम्बैलेंस है, गैस्ट्रिक कंटेंट जितना भी निकल रहा है वो सब एसिड बाहर जा रहा है, तो कंडीशन कौन सी हुई? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। बाउंडिंग पल्स का मतलब क्या है? बाउंडिंग पल्स का मतलब है कि पल्स की ग्रेडिंग में +3 नंबर है उसका। और ज़्यादा समझने के लिए वाइटल साइंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको क्या है। हाँ भैया, टैकीकार्डिया जो है वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है। दोनों में ही यही होगा, दोनों में ही। देखो आप, जब वॉल्यूम कम होता है तब हार्ट जो है वो कोशिश करता है कि मैं आगे तक वॉल्यूम को पहुंचाऊं, इसलिए वो फड़फड़ाता है। जब ज़्यादा आ जाता है तो भी उसका रोना है कि ज़्यादा आ गया, मुझे काम करना पड़ रहा है, उस वॉल्यूम को बाहर भेजना पड़ रहा है, नहीं तो वो खुद फट जाएगा, इसलिए टैकीकार्डिया हो रहा है। ब्रैडीकार्डिया कब होगा? जब ये कंडीशन मैनेज नहीं होगी, समझ रहे हो आप? वॉल्यूम वाला मैनेज नहीं होगा तो होगा, ब्रैडीकार्डिया में जाएगा वो बाद में, लेटर स्टेज में, अभी नहीं जाएगा। अभी दोनों में टैकीकार्डिया। किस में? हाँ होगा ना टैकीपिनिया, डिज्निया होगा, टैकीपिनिया डिज्निया होगा। हाँ वही कैसे?
अलग अलग है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन क्या हो रहा है? जुगुलर वेन डिस्टेंशन, प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए उस वेन में फ्लो ज़्यादा आ गया इसलिए बढ़ रहा है। यहाँ पे मशीन खराब है, आगे जा नहीं रहा है, सबका रिवर्स फ्लो आ रहा है, तो रिवर्स में पोर्टल वेन पे जाएगा ना, इधर रिवर्स होगा, रिवर्स वापस रिवर्स होगा तो लीवर में भी आएगा, स्प्लीन में भी आएगा, सब में आएगा। ब्लड नया होने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो मत सोच कि ज़्यादा आरबीसी टूटने की वजह से वो ग्रेवयार्ड है इसलिए हो रहा है, हाँ वो नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम का है। ठीक है, वॉल्यूम रिवर्स हो रहा है, वापस आ रहा है। आगे नाली में कचरा फंस गया तो पानी कहाँ आएगा वापस? उल्टा जहाँ से गिराया जाए तो आएगा, बस डन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेट जो है वो 10 to 12 ड्रॉप्स जाती है बीटी सेट के अंदर। कितनी ड्रॉप्स? जैसे आप मैक्रो सेट यूज़ करते हैं ना, आईवी सेट यूज़ करते हो ना, मैक्रो सेट, उसमें कितनी ड्रॉप मानते हैं? 15। कितनी ड्रॉप मानते हो? 15। और माइक्रो सेट में कितनी ड्रॉप है? 60। और नेक्स्ट यही बीटी सेट के अंदर 10 से 12, कितनी? 10 to 12 ड्रॉप्स। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी इसी की मिलेगी, बिल्कुल सेम यही मिलेंगे। भैया बता तो दिया, मलेरिया का पेशेंट क्यों नहीं डोनेट कर सकता है? अगर मलेरिया 5 साल हो गया है मलेरिया तो 5 साल तक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें अभी भी वो पैरासाइट रहने की उम्मीद है, इसलिए। डन हो गया, चले नेक्स्ट। हाइपोकैल्सीमिया कॉम्प्लिकेशन में, हेलो गड़बड़ मंडल इधर। हाइपोकैल्सीमिया तो कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कितने से कम हो रहा है? नॉर्मल लेवल कितना होता है उसका? 8 से 2, 8 से 10.5। पीछे वाले तो तुम सब कचरा ही निकाल रहे हो, मुझे सब पता चल रहा है, कहीं नामो निशान नहीं है। 8.6 to 11 ग्राम पर डीएल। ठीक है, पहले 8.6 से 10.5 था, पर नवी किताबों में 8.6 से 11 ग्राम पर डीएल है, तो थोड़ा सा डाटा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, अब सुनो इधर, अब मेरे आगे पीछे नहीं बोलना है, सुनो सिर्फ मेरी। हाइपोकैल्सीमिया जब लेवल 8.6 से कम हो गया तब अपन ने इसको क्या कहा है? हाइपोकैल्सीमिया कहा है। ब्लड के अंदर कमी हो रही है कैल्शियम की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड हैविंग प्रिजर्वेटिव नोन एज सोडियम सिट्रेट। क्या डला हुआ है उसके अंदर? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट क्या करता है?
बाइंड करता है कैल्शियम को, ठीक है, एंड हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? कि ब्लड के अंदर एक प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? सोडियम सिट्रेट है, और सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करके कहाँ ले जाता है? बाहर ले जाता है, इसलिए कंडीशन हो गई हाइपोकैल्सीमिया की। कोई बात नहीं, ले गया तो ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जब ये ले गया बाहर तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे हाइपोकैल्सीमिया के। किसके आएंगे? हाइपोकैल्सीमिया के। तो तुम्हारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हुई तो क्या क्या सिम्टम्स आने चाहिए? सबसे पहले जो सिम्टम आएंगे वो आएगा क्रैम्प्स। क्या आएगा? क्रैम्प्स। फिर आएंगे आपके ट्रेमर्स, फिर होगी टिटेनी, और दो साइन होते हैं स्पेशल, उनको क्या बोलते हैं? चॉपस्टिक साइन। कौन सा साइन? चॉपस्टिक साइन। और नेक्स्ट कौन सा है? ट्राउजर साइन। कौन सा साइन? ट्राउजर साइन। चॉपस्टिक एंड द ट्राउजर साइन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्रैम्प्स, ठीक है, जैसे आपके पाँव में हन्ने चलती है, बाइटें आते हैं, ठीक है, ये कॉमन लोकल टर्म्स है जिन सभी के लिए क्रैम्प्स यूज होता है वर्ड। क्या यूज होता है? क्रैम्प्स। नेक्स्ट ट्रिमर्स आना, ठीक है, तो ऐसे हाथ पाँव जो है वो ऐसे ही रह जाएगा और इस तरह से मूवमेंट होने चालू हो जाते हैं, वो ट्रिमर्स है। नेक्स्ट टिटेनी, पता ही है, वो रिसर्च जैसे स्माइल हो जाएगी आपकी, ऑपोजिट पोजीशन हो जाती है। ये चॉपस्टिक साइन एंड ट्राउजर साइन। चॉपस्टिक साइन जो है वो कहाँ पे होगा? फेशियल पे। किस पे होगा? फेशियल पे। तो फेशियल पे जैसे ही आप टैप करोगे तो उसका फेस जो है वो टर्न हो जाता है, राइट? तो फेस टर्न्ड आउटवर्ड, ठीक है, ये फेस का टर्निंग हो जाता है, ये प्रॉब्लम है इसमें। और ट्राउजर साइन के अंदर क्या होगा है? वैन एप्लीकेशन ऑफ बीपी कप ऑन आर्म, कार्पोस्पाज्म अकर्स। क्या अकर होता है? कार्पोस्पाज्म अकर्स होता है। तो कार्पोस्पाज्म में क्या रहेगा? ये 3 फिंगर्स एक्सटेंशन की तरफ जाएगी एंड इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो फ्लेक्शन की तरफ जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चॉपस्टिक से तो चबाना ध्यान रखना है। किससे ध्यान रखना है? चबाने से ध्यान रखना है। और ट्राउजर साइन में ध्यान रखना है, ट्राउजर हाथ से पहनोगे, ठीक है, तो ये हाथ से ध्यान रह जाएगा कि यहाँ बीपी कप लगाना है और ये इस तरह से मुद्रा बनेगी। नेक्स्ट, और अगर हाइपोकैल्सीमिया में इसी चीज में क्या चेंजेस दिखेगा? हाइपोकैल्सीमिया अगर हो गया तो इसी चीज में चेंजेस दिखेंगे कि ना दिखेंगे? यू वेव है, हाँ, यू वेव हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो जाती है? नहीं हो सकती। हाँ, मैं मान ली, लड़ मत दो बस, एक दो तुम दूर रहो इससे थोड़ा। भूल से मैंने किसी दिन बोल दिया ना कि हाइपोकैलीमिया नहीं हाइपोकैल्सीमिया होता है, और तुम इधर आओगे एक दो इधर टेढ़, तो लोड ना ले, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोले, मैं यही तो कह रहा हूँ। तू बोले और पुष्कर के ब्रह्मा जी बोले, एक जैसे बोले। इसमें कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते पॉजिटिविटी, ठीक है? अभी किसी और को बोल दिया होता तो ठीक है, थाने दे कुमार सकाल डुकोते। बचपन सुन रही है, ऐसे लोगों को स्ट्रेस नहीं आता है। ये एक अच्छी बात है। अच्छी चीज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को जो है ना नेगेटिव जितना लोगे ना उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे, ठीक है? मेक इट पॉजिटिव। आप अगर पॉजिटिव बना दोगे, मान लो अगर मैं इसका मजाक बनाया और इसने अगर पॉजिटिव में ले लिया ना, तो दूसरी बार मुझे पता है कि इसे मजाक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेती है। दूसरे किसी एक से बोलोगे और वो रोने लग जाता है तो उसको मजाक सहन नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट्स में यही ज़्यादा है। अभी बच्चे जो है ना छोटे, पहले घर में ये होता था कि हम लोग स्कूल से आते थे ना और कांच की गोलियां लेके बैठ जाते, खेलते, कंचे लेके। हमें हमारे घर वालों से डर नहीं था, ठीक है? वो कांच की गोली कोई एक अंकल आते पकड़ के 2 थप्पड़ दे के और चल देते, ठीक है? हमें ये समझ नहीं आता था कि ये था कौन, ठीक है? यही समझ नहीं आता था, पर कभी बुरा माना ही नहीं क्योंकि हम गलत थे।
कंचे तुम खेल रहे थे, आओ धो दो, ठीक है, फिर लिए, फिर समझ आ जाता इस गली में 4 से 5 नहीं खेलना, क्योंकि ये अंकल आते हैं, बाजू वाली गली में खेलते हैं, उधर जूत पड़ते तो हम सिर्फ गली चेंज हो जाती, कंचे वही, हम वही। तो ये पॉजिटिविटी होती है। तो अभी कितना भी स्ट्रेस कोई दे देता है ना, तो अभी सुसाइड करने का मन नहीं करता, बोल सुसाइड कर ले, बोल मैं क्यों करूँ, करी मार से अपना आप कर दे मेरे क्यों करना है, सही है कि नहीं। तो बस ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स वगैरह तो जो है वो ये पैम्परिंग जिनकी होती है ना, वो पैम्परिंग वाले लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ नहीं है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या है, वही किताबें झाड़ फूँक करके फिर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, और 2-3 बार हो जाए तो फंसे डूब मर जो रे इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। चलो, तो हाइपो ईसीजी चेंजेस क्या होंगे, ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस क्या होंगे, हाइपोकैल्सीमिया में प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल, क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। हाइपो होगा तो इसमें प्रोलॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग है। कुछ चीज़ें जहां आती हैं ना उसको वहीं याद कर लो। अगर आपको पर्टिकुलर ईसीजी पढ़ाई जाएगी ना, और वो इतना पढ़ा देंगे ईसीजी में, ठीक है, कि आप ये सब चीज़ें क्या कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे टॉपअप होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, टॉपअप होना ज़रूरी है। तुम्हें अगर इस टॉपिक के साथ मैंने ईसीजी बताई है ना, तो तुम्हें ध्यान इस टॉपिक से ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। घर से 5,000 तो पापा दे रहे हैं, पर धीरे से मम्मी जो 100 रुपये निकाल के देती है ना कि बस में जाते हुए कुछ खा लेना, उस 100 रुपये का टॉपअप का मजा है कि नहीं। तो ये टॉपअप चीज़ है जिसको आप इजीली आसानी से याद रख सकते हो। हाइपो है मतलब प्रोलॉन्ग हो रही है, और क्या चीज़ है, एस टी एंड क्यू टी शुड बी प्रोलॉन्ग। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। मैनेज क्या करोगे, अगर किसी को कैल्शियम कम हो गया तो वो हाउ यू विल मैनेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। क्या देना है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। पर क्या मैं स्टार्टिंग से इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दूं उसको, नहीं। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में डाइट वाला पोर्शन है। कैसा पोर्शन है, डाइट वाला पोर्शन है। मैं क्या कर सकता हूं, इंक्रीज कैल्शियम डाइट, कैल्शियम की डाइट को मैं बढ़ाऊंगा। तो किस में कैल्शियम ज़्यादा है, मिल्क के अंदर ज़्यादा है। तुम्हारा घूम फिर के एक मिल्क ही आएगा। एक चीज़ याद, कैल्शियम याद नहीं रखना है, ध्यान रखना। कभी भी कैल्शियम आए तो दूध याद नहीं रखना, मिल्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रागी। क्या है, रागी, रागी नहीं, रागी, ठीक है। रागी में सबसे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम होता है, रिच इन कैल्शियम, ठीक है, दूध से भी ज़्यादा। उस गूगल वाले डाटे का क्या करोगे, जाके देखो, उस पर डालो रागी क्या है, और नहीं तो किराने की दुकान पे जाओ, उसको बोलो रागी दे मुझे। हाँ, सामा नहीं है, किराने की दुकान मत है, ठीक है। और नीठा पड़े तो फोटो ले गूगल से, ठीक है, और डालो, अमेजोन वाला दे जाएगा। चलो सुनो जल्दी इधर रागी, रागी के अलावा किस में होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आप चीज़ें दे सकते हो जिसमें कैल्शियम जो है वो फुलफिल हो सकता है। इससे नहीं होता है तो आपको इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। देने का नियम क्या है, 10 + 10 + 10, ठीक है। 10 क्या है, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम। 10 क्या है, ठीक है, NS, और नेक्स्ट 10 क्या है, मिनट। इसके अंदर दे दो आप, ठीक है, काम हो जाएगा आपका इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का, ठीक है। ये मैनेजमेंट लिख लो और भाग जाना।
मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट है,